निकाला जाएगा। मगर जो बात आप कह रहे हैं कि केवल लुभाने के लिए होती है, और अपना क्योंकि पूरा 5 साल होता है फिर सत्ता में आने के बाद, उसके बाद हर दल भूल जाता है कि हमने घोषणा पत्र में क्या रखा था, क्या नहीं किया था। एक शराबबंदी भी इस तरह का मामला है, और चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, सभी से जुड़े हुए जो योजना है वो आज धूल खा रही है या फाइलों में बनी हुई है, लेकिन उनको अमल आज तक नहीं किया गया है। प्रवीण जी, जातिगत समीकरण के सामने विकास कार्य कितना प्रभाव डालते हैं, या दोनों का संतुलन जरूरी है? देखिए, तुरंत तो क्योंकि अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक उसमें जरूरी है, मगर सत्ता में आने के बाद जब में अभी नहीं बैठ पा रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में बात करें, पिछले 3 सालों में भारी उलटफेर हुआ है, सत्ता पलट हुआ है, तो इसका असर भी हुआ है। और जो विकास कार्य हुए, विकास योजनाएं बनी, वो धरातल पर नहीं आ पाई हैं। तो अभी तो नए सिरे से शुरुआत की जा रही है। पिछले 1.5 साल से देखिए कोरोना में अधिक असर रहा सरकार के सामने, जो कि उनका सामना किया है कोरोना का। तो मुझे लगता है कि अब जो बजट आएगा इस साल का और अगले साल का, इनमें विकास कार्यों को गति मिल सकती है। मगर अभी फिलहाल कोई तालमेल नहीं है, सारे विकास कार्य रुके गए हैं। और जो जाति को लुभाने के लिए, जातियों को उनके वोट लेने के लिए जो प्रयास किए गए थे, वो भी अभी धरातल पे नहीं आ पाए हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी दल अभी फायदा उठा पाएगा उसका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपका इनसाइड राजतंत्र से जोड़ने के लिए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में 44% और ग्रामीण इलाकों में 48% OBC के वोटर हैं। ये जानकारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा इकट्ठी की गई, उसमें खुलासा हुआ। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। प्रदेश के युवा इंजीनियरों को अब राज्य सरकार प्रशिक्षण देकर ठेकेदार बनाएगी। इसके लिए प्रदेश के इंजीनियरों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्रोफेसर और विषय विशेषज्ञों की मदद भी ली जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एक्शन प्लान तैयार कर रही है। प्रदेश में निर्माण से संबंधित विभागों के द्वारा कराए जा रहे कामों में अक्सर गुणवत्ता की शिकायतें आती रहती हैं। अमानक स्तर के निर्माण कार्य करवाने के मामले में ठेकेदारों को सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए अब राज्य सरकार प्रशिक्षित ठेकेदार तैयार करेगी। युवा इंजीनियर योजना के तहत जिन युवाओं को ठेकेदार बनाना है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार योजना तैयार कर रही है। जो पढ़े लिखे युवा इंजीनियर ठेकेदार बनना चाहते हैं, उन्हें सरकार प्रशिक्षण देगी। प्रदेश में व्यापक पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियाओं और ब्रिज, फ्लाईओवर, भवनों, सीवरेज लाइन, पेयजल और कच्चे पानी की लाइनों, बिजली की लाइनों, रेलवे ट्रैक, बांध, जलाशयों, नल जल योजना सहित कई तरह की अधोसंरचना से जुड़े काम किए जा रहे हैं। इन सभी कामों के लिए बाजार में बेहतर गुणवत्ता की सामग्री किस लागत पर उपलब्ध है, किस काम में मजदूरी पर कितना खर्च आएगा, किस काम को कराने के लिए कितनी लागत आएगी, कामों के बेहतर प्रबंधन और समय पर काम कैसे हो, किस काम में कितना अमला लगेगा, इसका कैसे प्रबंधन और उपयोग किया जाए तथा कैसे यह सारा काम कराते हुए प्रदेश में अधोसंरचना से जुड़े कामों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा कराया जाए। यह सब इन युवा इंजीनियरों को ठेकेदारी के प्रशिक्षण के दौरान सिखाया जाएगा। ठेकेदार बनने वाले युवा इंजीनियरों को DPR बनाने का प्रशिक्षण भी मिलेगा। इन सब कामों के लिए कॉलेजों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग आपस में समन्वय कर इस प्रशिक्षण योजना को अंतिम रूप देंगे। राज्य सरकार ने अब वो इंजीनियर जो कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं, ऐसे इंजीनियर जिनको ठेकेदार बनने की रुचि है, उसके लिए प्रशिक्षण देगी, उनको ठेकेदार बनाने के लिए। और ये प्रशिक्षण इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रोफेसर जो हैं वो उनके माध्यम से दिलाया जाएगा। युवा इंजीनियरों को राज्य सरकार अब ठेकेदार भी बनाएगी। कुशल ठेकेदार बनाने के लिए राज्य सरकार इंजीनियरों को बाकायदा प्रशिक्षण देगी। इस प्रशिक्षण में उन्हें सारी जानकारी ठेकेदारी से संबंधित दी जाएगी, जिससे वो गुणवत्तापूर्ण काम करा सकें। इंजीनियरों को ठेकेदार बनाने इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के प्रोफेसर की मदद ली जाएगी। ये बाकायदा उनकी क्लास लेंगे और उन्हें पूरा प्रशिक्षण देंगे। इसमें उनको प्रैक्टिकल भी जानकारी दी जाएगी।
इंजीनियरों को ठेकेदार बनाने विशेषज्ञ की भी मदद ली जाएगी। इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रोफेसरों के अलावा अधोसंरचना से जुड़े कामों में अक्सर गुणवत्ता की शिकायत आती थी। इसी वजह से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रशिक्षित ठेकेदार तैयार किए जाएंगे, जिससे जो अधोसंरचना के काम है वो गुणवत्तापूर्ण हो। अमानक स्तर के निर्माण कार्य करवाने के मामले में ठेकेदार को ही ज्यादातर जिम्मेदार माना जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ठेकेदार की अर्नेस्ट मनी सहित कई चीजें रोक दी जाती थी। इसके अलावा जो गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होते थे तो ठेकेदार ब्लैक लिस्ट भी हो जाते थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रशिक्षित ठेकेदार तैयार करने का निर्णय लिया है। अधोसंरचना के काम गुणवत्ता के करवाने अब राज्य सरकार प्रशिक्षित ठेकेदार तैयार करेगी, जिससे अमानक स्तर के कोई भी काम न हो। प्रदेश में व्यापक पैमाने पर अधोसंरचना से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इसलिए अब ये बहुत जरूरी हो गया था कि ठेकेदार भी प्रशिक्षित हों। ठेकेदार बनने वाले युवा इंजीनियरों को डीपीआर बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले सकें और उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और काम लेने के बाद वो गुणवत्तापूर्ण काम दे सकें। ठेकेदार बनने वाले इंजीनियरों को ठेकेदारी के कामों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि काम किस तरह कराया जाता है, उन्हें फील्ड में ले जाया जाएगा प्रशिक्षण के दौरान। पीडब्ल्यूडी और तकनीकी शिक्षा विभाग समन्वय कर इस प्रशिक्षण योजना को अंतिम रूप देंगे। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। मध्य प्रदेश में सहकारिता को एक जन आंदोलन बनाने राज्य सरकार 12 नए सहकारी संघों का गठन करेगी। इन क्षेत्रों में त्रिस्तरीय सहकारी संरचनाओं का निर्माण कर प्रदेश के 1.5 करोड़ लोगों को जोड़ा जाएगा। इनके माध्यम से प्रदेश में लगभग 2 लाख नवीन रोजगारों का सृजन भी होगा। सहकारिता विभाग के अधीन प्रदेश में राज्य सहकारी भंडारण संघ, राज्य सहकारी पर्यटन संघ और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ का गठन कर दिया है। पर्यटन संघ और सहकारी जन औषधि विपणन संघ अपना व्यवसाय प्रारंभ कर चुके हैं। इसके अलावा 9 नए सहकारी संघ का गठन भी जल्द किया जा रहा है। इनमें राज्य सहकारी उद्यानिकी संघ, राज्य सहकारी ग्रामीण परिवहन संघ, राज्य सहकारी खनिज संघ, राज्य सहकारी सेवा प्रदाता संघ, राज्य सहकारी सूचना प्रौद्योगिकी संघ, राज्य सहकारी ऊर्जा संघ के अलावा राज्य सहकारी जैविक ऊर्जा निर्माण संघ और राज्य सहकारी ग्रामीण औद्योगिकी संघ शामिल है। राज्य सहकारी विपणन संघ के अंतर्गत काम कर रहे प्रदेश के लगभग 4800 सहकारी संस्थाओं के पास स्वयं के गोदाम हैं, जबकि 400 संस्थाएं नवीन गोदामों का निर्माण कर रही हैं। इससे प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता हो जाएगी। इधर प्रदेश में अनेक छोटे बड़े पर्यटन स्थल हैं जो प्राचीन ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थान हैं। इनका विकास कर राज्य सहकारी पर्यटन संघ टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है। व्यवसायिक लाभ प्रदाता नहीं होने के कारण इनका विकास अभी तक नहीं हो पा रहा था। ऐसे नवीन पर्यटन स्थलों का विकास, वहां तक परिवहन की व्यवस्था और पर्यटन स्थलों पर रेस्टोरेंट तथा रुकने की व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से शुरू की जाएगी। प्रदेश में 3 पर्यटन सहकारी संस्थाएं हैं। पर्यटन संघों का पंजीयन हो चुका है। ये संघ सभी काम करेगा। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ के जरिए प्रदेश में 38 मेडिकल स्टोर का संचालन आरंभ हो चुका है। यहाँ जेनरिक औषधि के साथ ब्रांडेड औषधि भी 26 से 72% कम दामों पर उपलब्ध कराई जा रही है। पैथोलॉजी केंद्र भी खोले जाएंगे। मंडी बोर्ड प्रत्येक मंडी केंद्रों पर कृषक चिकित्सालय और मेडिकल स्टोर संचालित करेगा। किसानों को प्रदेश में उद्यानिकी फसलें, सब्जी, फल के उचित मूल्य नहीं मिलते हैं। उपभोक्ताओं को भी महंगे दामों पर ये सब चीजें मिलती हैं। कई बार सब्जियां और फल जल्दी खराब हो जाते हैं। राज्य सहकारी उद्यानिकी संघ फल सब्जियों के परीक्षण की व्यवस्था भी करेगा। किसानों को उचित दाम तथा रहवासियों को रियायती दरों पर फल सब्जियां राज्य सहकारी उद्यानिकी संघ उपलब्ध कराएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत मध्य प्रदेश सहकारिता को एक जन आंदोलन बनाने का राज्य सरकार निर्णय ले चुकी है।
जन आंदोलन के लिए 12 नए सहकारी संघों का गठन किया जा रहा है। त्रिस्तरीय सहकारी संरचनाओं का निर्माण कर प्रदेश के करीब 1.5 करोड़ लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी संख्या है जो इस सहकारिता के क्षेत्र में जुड़ेगी। सहकारिता के माध्यम से प्रदेश में लगभग 2 लाख नवीन रोजगारों का सृजन भी होगा। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार राज्य सहकारी भंडारण संघ और राज्य सहकारी पर्यटन संघ का गठन कर चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ का भी राज्य सरकार ने गठन कर दिया है। इन सब ने काम भी करना शुरू कर दिया है। इसके परिणाम आने वाले कुछ दिनों में ही मिलेंगे। पर्यटन और सहकारी जन औषधि विपणन संघ अपना व्यवसाय कर चुका है। इससे भी काफी संख्या में ग्रामीण जुड़ेंगे और उन्हें रोजगार मिलेगा। उद्यानिकी, ग्रामीण परिवहन, खनिज सेवा प्रदाता संगठन का भी गठन कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जैविक और ग्रामीण औद्योगिकी संघ भी राज्य सरकार बनाएगी। इसका खाका तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ के जरिए प्रदेश में 38 मेडिकल स्टोर का संचालन शुरू किया जाएगा। अभी तक लोगों को दवाएं जो महंगे दरों पर मिलती थी, इन सहकारी संघ के मेडिकल स्टोरों पर ब्रांडेड जो औषधि हैं उनके साथ ही जेनरिक दवाएं हैं वो 26 से 72% कम दामों पर उपलब्ध हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इसके बाद राज्य सरकार इसका विस्तार भी करेगी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी जन औषधि विपणन संघ के जरिए पैथोलॉजी केंद्र का भी संचालन किया जाएगा। जल्द ही ये पैथोलॉजी लैब भी खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि मंडी बोर्ड जो है वहां पर प्रत्येक मंडी केंद्रों पर कृषक चिकित्सालय और मेडिकल स्टोर संचालित किए जाएंगे, जिससे वहां पर आने वाले किसानों को सस्ते दामों पर दवाइयां मिले और उनका उपचार भी हो सके। किसानों को फल सब्जियों के उचित दाम नहीं मिलते हैं, इसका उपाय राज्य सहकारी उद्यानिकी संघ करेगा। वो किसानों को फल सब्जियों के उचित दाम दिलवाएगा। इतना ही नहीं, रहवासियों को भी इससे लाभ होगा। उनको भी रियायती दरों पर फल सब्जियां सहकारी उद्यानिकी संघ उपलब्ध करवाएगा। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज भी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। एक विशेष वर्ग के कल्याण से संबंधित विभाग का डायरेक्टरेट किसी का कल्याण करे या ना करे, वहां पदस्थ आला अफसरों का कल्याण जरूर कर रहा है। इस डायरेक्टरेट में एक हॉल की मरम्मत पर 87 लाख की राशि खर्च कर दी गई। मजेदार बात तो यह है कि जिम्मेदार लोगों को इतना खर्चा कम लग रहा है, इसलिए बाद में पर्दों पर 8 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। लोगों का कहना है कि जितनी रकम खर्च करके हॉल की मरम्मत करवाई, उतने में तो 4 BHK का मकान बन जाता और जितनी रकम पर्दों पर खर्च की गई, उतनी राशि में डायरेक्टरेट जिस बिल्डिंग में है उस पूरी बिल्डिंग में पर्दे टंग जाते। इन सब पर फाइल में और वास्तविकता में कितना खर्च हुआ, इसकी खोजबीन साहब के बंगले को देखकर पूरी हो जाएगी। आप समझ ही गए होंगे कि बात किस डायरेक्टरेट की हो रही है। फिर भी दर्शकों की सुविधा के लिए बताते चलें कि सतपुड़ा की वादियों में ढूंढेंगे तो डायरेक्टरेट और उसमें मौजूद हॉल तथा वहां टंगे पर्दे की दास्तान मिल जाएगी। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड।